मोटी चोंच वाले, ये अमरूद कहाँ से लाए हो? बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ मैं ये अमरूद। पका हुआ अमरूद इतनी आसानी से नहीं मिलता। तोते, मगर हमने तो सुना था कि तुम मिर्ची खाते हो। इस अमरूद का भला क्या करोगे? लाओ हमें दे दो। गोरी कवि के ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पकड़ लेता है और गोरी कवि उसका अमरूद छीन लेती है। मिठू तोता रोता रहता है, मगर कालू कौवा और गोरी कवि मिठू का अमरूद खा जाते हैं। दुष्ट कौवो, मेरा अमरूद छीन लिया, मैं बहुत मुश्किल से लाया था। मिठू तोता ऐसे ही रोता रहता है, मगर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ज्यादा अमरूद तुमने खा लिया है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। कालू जी, तो फिर चलो किसी और पक्षी का फल छीनते हैं। हमें कौन सा मेहनत से ढूंढ कर लाना है। ऐसे वो दोनों बुरे कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें दूर से बुलबुल दिखाई देती है। वो बुलबुल के पास जाते हैं। चुपचाप ये सेब हमें दे दो, वरना लाठी से मारूंगा। नाना कौवो, मुझे लाठी से न मारना, ले आप ये सेब ही खा लें। बुलबुल अपना सेब देकर वहाँ से चली जाती है। कौवे तो बहुत जोरों से हंस रहे थे। हा 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 हा। गोरी, यहाँ के पक्षी तो बहुत डरपोक हैं। हमारा यहाँ गुजर बसर बहुत अच्छा होगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ इसी जंगल में रहने का कोई इंतजाम करते हैं। किसी पक्षी का घर लूट लेते हैं। अगर हम ऐसे ही बाहर फिरते रहे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है गोरी, तुम जाकर किसी पक्षी का मजबूत घर ढूंढो, तब तक मैं लाठी तैयार करता हूँ। पक्षियों को डराने में काम आएगी। ऐसे गोरी कवि पक्षियों के घर देखती है। अरे, इस मोटी चोंच वाले का घर तो सड़ी हुई घास का है और कबूतर के घर की भी छत टूटी हुई है। लगता है यहाँ सब गरीब पक्षी हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है। तभी गोरी कवि की नजर चिड़िया के घर पर जाती है। चिड़िया का घर तो बहुत मजबूत था। ये घर बढ़िया है और लकड़ी भी मजबूत है। मुझे कालू को बुला कर लाना होगा, शायद किसी बड़ी पक्षी का होगा। फिर गोरी कवि अपने पति कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, एक बड़ा घर मिला है, मगर पक्षी का पता नहीं। ना जाने अंदर कौन सा पक्षी होगा। चाहे जो भी हो गोरी, देखो मैंने लाठी तैयार कर ली है, इससे हमारा काम आसान होगा। फिर वो दोनों कवि चिड़िया के घर के पास जाते हैं। गोरी कवि चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। छोटी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवों की तो चिड़िया को देखकर हंसी नहीं रुकती। हा 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 हा। गोरी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये है वो बड़ा पक्षी। कालू जी, इस छोटी चिड़िया से तो मैं खुद ही निपट लेती। खामखा आपको बुलाया। कौवो, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है, अब निकलो यहाँ से। परंतु कौवो, मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। परंतु चिड़िया, खरीदने कौन आया है? हमें जो चीज पसंद आ जाए हम उसे छीन लेते हैं। नहीं नहीं कौवो, मैं अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती। मैंने पूरे 2 साल में बनाया है। तुम भागो यहाँ से। गोरी, ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसका मार खाने का बहुत मन है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लाठी से मारता है। अब भाग यहाँ से, अगर दोबारा मुंह खोला तो तेरी जान ले लूंगी मैं। मैं अपना घर तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं बड़े पक्षियों को बुला कर आऊंगी। अब चाहती है कि दूसरी लाठी मारूं। ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने पड़ोसी मिठू के पास जाती है। मिठू तो पहले से ही डरा हुआ था। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत ताकतवर है, उन्होंने आते ही मेरा अमरूद मुझसे छीन लिया। हाँ चिड़िया, वो कौवे बहुत जालिम हैं, वो दूसरे पक्षियों का दाना छीनकर खा जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई दूसरा घर बना लें, आप ऐसे कौवों से दूर रहें। अगर कबूतर और मिठू भैया हम ऐसे ही डर गए तो उन दुष्ट कौवों का जुल्म ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हाँ अंकल जी, मेरी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब पक्षियों को एक होना होगा। बेटी गुड़िया, तुम छोटी हो और वो कौवे बहुत बड़े, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर है तुम अपना घर फिर से बना लो। कबूतर भैया, मैं छोटी जरूर हूँ, मगर उन कौवों से डरी नहीं हूँ। मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है। अब उसे किसी बड़ी पक्षी की तलाश थी जो कौवों से ना डरता हो।
मम्मा, हमारा साथ कौन देगा? इन पड़ोसियों ने तो मना कर दिया है। गुड़िया बेटी, कोई जुल्म इतना बड़ा नहीं हुआ जो सच्चाई को हरा दे। ये घर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। फिर रानू चिड़िया उल्लुओं के पास जाती है और वो कौवों की सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, वो कौवे हमसे भी नहीं डरेंगे। आप चील के पास जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेगी। पर उल्लू भैया, चील तो बहुत खतरनाक है, वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? चिड़िया बहन, तुम पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास न जाना। जंगल के बाहर कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है, वहाँ एक चील रहती है। वो बहुत अच्छी है, वो मांस नहीं खाती। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ भागी भागी कुएं वाली चील के पास जाती है। चिड़िया सारी बात चील को बताती है। चिड़िया, वो घर तुम्हारा ही है ना? कहीं वो कौवों का तो नहीं है? नहीं नहीं चील दी, वो घर मेरा ही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, मगर उन कौवों ने मुझे लाठी मारकर वहाँ से भगा दिया। वो जंगल के सभी पक्षियों को तंग कर रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर चील चिड़िया के साथ चली जाती है। घर में कौवे तो बहुत सुकून से सो रहे थे। रानू चिड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू जी, लगता है चिड़िया फिर से आ गई है। गोरी, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। मेरी नींद खराब कर दी। फिर वो कौवे लाठी लेकर बाहर आते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अपने साथ चील को लेकर आई है। फिर चील कालू कौवे की लाठी छीनकर उसकी खूब पिटाई करती है। गोरी कौवे तो रोने लगती है। चील दी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा पति मर जाएगा। हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे, चील को रोक दो। फिर रानू चिड़िया चील को रोक देती है। अगर फिर से मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा तो मैं तुम्हें मार मार कर जान से ही मार दूंगी। नहीं नहीं चील दी, आज से हम मेहनत करके खाएंगे और किसी पक्षी को भी नहीं तंग करेंगे। फिर वो कौवे वहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानो, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठें, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ। तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, खेलते खेलते यहाँ आ गया। अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी, मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर
मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानो, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी, मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो इस कौवे पर ही शक हो रहा है। मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी। रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे उस कौवे पर शक हो रहा है। तभी महारानी चील गुस्सा होकर रानू चिड़िया से बोली, इसका मतलब है वो कौवा बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तुम हमेशा पक्षियों के बारे में मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महारानी? तभी रानू चिड़िया ने देखा कि वो काला कौवा कबूतर के बच्चे के साथ आकर वहाँ खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरान हो गई। महारानी चील जी, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा खो गया है, मैं तो उसी समय ही इसकी तलाश में निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको सब पहले बता दिया था। महारानी चील, इसी रानू चिड़िया के कारण तो कोई दूसरा पक्षी आपके जंगल में नहीं आता। चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि इस कौवे ने कबूतर के बच्चे को मार डाला है, मगर तुम्हारे आने से पहले ये कबूतर के बच्चे को सही सलामत लेकर आया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। इतना कहते हुए रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। महारानी चील ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम इस जंगल में रह सकते हो। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इधर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मीनू मौसी कुछ करे, रानू चिड़िया को महारानी ने बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया कि वो कौवा पेड़ के पीछे कबूतर के बच्चे को देख रहा था, मुझे तो तब ही शक पड़ गया था। मीनू मौसी, जो भी हो, मगर आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें उस कौवे पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि उस कौवे के दिमाग में चल क्या रहा है और ये कौन सा मकसद लेकर हमारे जंगल में आया है। उस दिन से हरियाली तोती और मीनू मौसी कौवे पर नजर रखने लगी। वो कालू कौवा दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खाता। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते कबूतर के घर के पास चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। कालू कौवा गोलू को अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही हैं। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली,
जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी? तुम जल्दी से जाओ और जैसे भी करके महारानी को बुला कर लाओ। मुझे इस कौवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मीनू मौसी की बात सुनते ही हरियाली तोती जल्दी से महारानी के पास गई। तुम यहाँ क्यों आई हो हरियाली? महारानी चील, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अब रानो की किसी भी सहेली पर भरोसा नहीं रहा। महारानी चील, आप मेरे साथ चले। ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन हरियाली, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? महारानी, आप मेरे साथ चले और जाकर देखें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तभी चील हरियाली तोती के साथ वहाँ आ गई। महारानी जी, इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें। फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़ कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानो चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था। और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानो चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी। और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा। ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। महारानी चील को देखकर कालू कौवा बहुत डर गया। अच्छा कालू कौवे, ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे तेज पक्षी रानो चिड़िया को मेरे हाथों से बंदी बनवाया। अब तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी महारानी चील ने उसी समय कालू कौवे को मार दिया और महारानी चील मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महारानी, वो कौवा बहुत चतुर था। फिर महारानी चील ने रानो चिड़िया को आजाद कर दिया। लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। जंगल में घने बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से गोरी कौवी और कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालू पति जी, घोंसला तो टूट गया और बारिश भी होने वाली है। बताओ, अब हम बारिशों के दिन कहाँ गुजारेंगे? गोरी, तुम चिंता ना करो। दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं, इससे पहले के बारिश में भीग जाएं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के जंगल जाने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुँच जाते हैं और थक जाते हैं। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? गोरी, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर कालू कौवे को मीनू मौसी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाकर मीनू मौसी को धक्का देता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बेशरम दुष्ट कौवा, मेरा दाना लेकर भाग गया। गोरी, मैं छीन लाया उस मौसी से दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो सारा दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की ओर उड़ते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से रानो चिड़िया के घर का पूछता है। वो सामने बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर वो दोनों कौवा कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है, बताइए आंटी, आपको किससे मिलना है? दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं किससे मिलना है।
आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के जानने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं अंकल, जो भी हो जाए, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया हमें घर नहीं जाने देगी। अब तो हमें रानो चिड़िया का इंतजार ही करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी देना है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। कालू, कालू कभी तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा घर भी बहुत छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि और कालू कवि को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितना कहा इसे। हाँ गोरी, मैंने खुद ही मना किया है इसको, क्योंकि सुना है जंगल में एक चील फिर रही है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कवि सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो पहले चील से पूछना होगा। गोरी कवि और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम मीठे फल खा सकते हैं? हाँ कवि और कवि, ये पेड़ मेरा है। तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों कौवे एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था। क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता न करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ ले ही आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवे ठीक नहीं लगे। देखा नहीं आपने, ये कैसी लालच वाली बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 2 दिन रहकर चला जाएगा। फिर कौवा और कवि वहाँ आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए बड़ा मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ रानो, जैसे ही हमारा घर बनेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कवि झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कौवा और कवि एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। कालू, ये नया जंगल है, कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए कोई मांस न लेकर गए तो वो हमें मीठे फल नहीं देगी। गोरी, चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर उसे पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी पड़ी है, वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रही है। रानो बहन कहकर पुकार रही थी। कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करना होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गोरी कवि चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई कालू चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी तो वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। ये वही कौवा है जो मेरा दाना भी लेकर भाग गया था। ये मौसी तो झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी कभी झूठ नहीं बोलती। चलो रानो, घर वापस चलते हैं। मीनू मौसी रानो चिड़िया को रास्ते में ही वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कवि चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ। कालू न जाने कहाँ रह गया है। गोरी, अगर तुम मुझे मांस ही खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू को फल। ऐसा कहते हुए भूखी चील गोरी कवि पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे बुरे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है।
सुबह सुबह गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर गौरी कवि का इंतजार कर रही थी। गौरी, आज इतनी देर क्यों करती? तुम्हें पता है ना कि आज हमें भोजन लेने दूर घने जंगलों में जाना है। हाँ चिड़िया सहेली, सुबह मेरी आँख नहीं खुली। गौरी, भला आँख कैसे खुलती? तुम तो देर तक रात मेरे पास ही बैठी रही हो। अच्छा चिड़िया, जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले नदी से पानी पी लेंगे, फिर घने जंगलों में जाएंगे। गौरी कवि और रानू चिड़िया बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। वो दोनों नदी पर पानी पी रही थी। तभी वहीं एक पेड़ के पीछे छुपी हुई चील उन दोनों को देख रही थी। अरे वाह, आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। अब किसी न किसी तरह इस चिड़िया को अपनी जाल में फंसाकर इसका शिकार करना ही होगा। मगर चिड़िया के साथ ये काली का भी इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी चील एक प्लान बनाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जोर जोर से रोने की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। गौरी बहन, लगता है कोई मुसीबत में है, चलो देखते हैं। फिर वो दोनों चील के पास जाती हैं। क्या हुआ चील, आप इतना रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस जंगल में अकेली हो गई हूँ। ना मेरे पास माँ है और ना रहने को कोई घर। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। जब भी आपको अकेला महसूस हो तो आप हमारे पास आ जाया करो। अरे चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हम इस चील को जानते तक नहीं हैं। इसको अपना दोस्त बनाना ठीक नहीं है। गौरी बहन, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं? देखिए, इसकी माँ नहीं है। माँ की जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए आप ऐसी बातें ना करो। तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया, जो मेरा दर्द समझ पा रही हो। गौरी बहन, मेरे पुराने वाले घोंसले को चील को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गौरी बहन, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। फिर चिड़िया अपने घर के पास पुराना घोंसला चील को दे देती है। अगले दिन गौरी कवि और रानू चिड़िया बैठी हुई थी कि चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था, सोचा तुम्हारे पास चली आऊं। तुम तो माँ के खोने का दर्द अच्छी तरह से जानती हो। हाँ चील, ये आपने बहुत अच्छा किया। आज से आप भी हमारी दोस्त हैं। चिड़िया, अगर तुम्हें चील के साथ रहना है तो रहो, फिर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। गौरी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ गौरी, जब तुम चिड़िया की दोस्त बनी थी, क्या तुम पहले से जानती थी चिड़िया को? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। जब चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है मुझसे? हाँ गौरी बहन, समझने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। चील बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो गौरी बहन आपको क्यों दिक्कत है? देख रानो, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तेरा भला सोचना मेरा फर्ज है। मुझे लगता है कि तुझे इस चील से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर गौरी कवि नाराज होकर बाहर चली जाती है। गौरी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखकर चील बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया और उसके बीच में गौरी कवि एक कांटा था जिसे वो हटाना चाहती थी। चील, मुझे गौरी के पीछे जाना होगा, वो मुझसे नाराज हो गई है। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये कवि यहाँ से जाएगी तो मैं चिड़िया का शिकार कर लूंगी, लेकिन ये चिड़िया तो यहाँ से चली गई। लेकिन अब कुछ भी हो जाए चिड़िया, तुझे तो मेरा शिकार बनना ही होगा, चाहे मुझे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। गौरी कवि वहीं खिड़की में छुपी बैठी ये सब बातें सुन रही थी। मुझे पता था चील, ये तो दोस्त की खाल में छुपी हुई दुश्मन है, मगर अब जो भी हो जाए मैं अपनी दोस्त की जान बचा कर ही रहूंगी। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है और वो रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि आप चील को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। ऊपर वाले ने उसकी माँ छीन ली है और आप इस समय में उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। चिड़िया, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो। तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वो चील तुम्हें खा जाएगी।
गोरी बहन, वो हमसे दोस्ती करने आई थी, आप उसे शिकारी कह रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ चिड़िया, मगर याद रखना, जो सीधा होता है सबसे पहले उसी का शिकार होता है। गोरी कवि नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि से दोस्ती टूटने के बाद रानो चिड़िया कई दिनों तक अपने घर में ही रहती है। उधर शिकारी चील बेसब्री से चिड़िया का शिकार करने के लिए उतावली हो रही थी। कुछ दिनों तक जब चिड़िया बाहर नहीं आती तो चील से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ घने जंगल में चलोगी? वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। चील, आपसे दोस्ती करने से मेरी और गोरी की दोस्ती टूट गई। अब मेरा कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि गोरी तुम्हारी सच्ची दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहती। सच्चाई तो ये है चिड़िया कि हम जैसी चीलों पर विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन चिड़िया, सच बताऊँ तो सभी चीलें एक जैसी नहीं होती। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि सब चीलें एक जैसी नहीं होती हैं, मगर मैं गोरी कवि को कैसे बताऊँ? चिड़िया, उसे ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें घने जंगलों में जाना होगा। वहाँ जाकर दोनों पेट भरकर फल खाएंगे और उसके बाद हम गोरी कवि के लिए ढेर सारे मीठे फल लेकर आएंगे। हाँ, जब गोरी कवि को पता चलेगा कि ये मीठे फल चील लाई है तो वो आपकी सही से पहचान करेगी कि आप कितनी अच्छी हो। हाँ हाँ चिड़िया, चलो अब जल्दी से चलते हैं। फिर वो चील चिड़िया को लेकर घने जंगलों में चली जाती है। रानू चिड़िया मीठे फल देखकर बहुत खुश होती है और वो पेट भरकर मीठे फल खाती है। वही चील चिड़िया को फल खाते हुए देखकर सोच रही थी, नादान चिड़िया, तू पेट भरकर फल खा ले, फिर मैं तुझे खाऊंगी। चील दोस्त, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, मगर मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो आप भी मीठे मीठे फल खा लें। चिड़िया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मीठे फल जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ मुझे मीठे फल खिलाने लाई हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त जो हो। चील, आप सच में बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा चील, मुझे ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चिड़िया का मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। क्या चील, तुम मुझे खाना चाहती हो? मगर क्यों? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तू बड़ी भोली है चिड़िया, तुझे खाने के लिए ही तो तुझसे दोस्ती की है मैंने। इतना कहते हुए चील रानो चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। तुम्हारी दोस्त गोरी ने ठीक ही कहा था कि मुझसे दोस्ती ना करो, मगर तुमने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी। आज तो मौत के मुंह में फंस गई है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपनी सच्ची दोस्त गोरी की बात मान ली होती। हाँ, मगर अब पछताए क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानो चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? गोरी कवि को मालूम था कि वो चील कभी भी चिड़िया पर हमला कर सकती है, इसीलिए वो चिड़िया के साथ साथ ही रहती थी। वो जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा कर कर वहाँ आती है। रुक जा चील, अगर मेरी दोस्त को जरा भी खरोच आई तो तेरा बचना नामुमकिन है। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त अगर मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। सभी पक्षियों को गुस्से में देखकर चील अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। चील से जान बचने के बाद रानो चिड़िया की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो गोरी का करो, क्योंकि अगर वो हमें सही समय पर ना बताती तो आज तुम यहाँ ना होती। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं चिड़िया, दोस्ती में कोई माफी नहीं, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले अपनी दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो काम आए वही हमेशा सच्चा दोस्त होता है।